हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने राज दीक्षा परिवार में। राजस्थान कला संस्कृति में आज अपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगामी भर्तियों में ये बहुत उपयोगी रहने वाला है। इसलिए आप लोगों को अंत तक ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझना है। यहाँ से प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। अभी विगत भर्तियों में लोक कलाओं के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो फड़ चित्रकारी का पूछे, चाहे सांझी का प्रश्न पूछे, या कावड़ का पूछे, चाहे बेवाण का पूछे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम जो है वो अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अंत तक आप लोगों को देखना है। लोक कलाएं, राजस्थान की लोक कलाओं में सबसे पहला जो शब्द आज है वो है सांझी। सांझी सांझी होती क्या है? यहाँ आपको चित्र में दिख रहा है कि ऐसे एक चित्र बना हुआ है, ये सांझी है। अपने 16 दिन जो श्राद्ध के होते हैं, इन श्राद्धों में कुंवारी कन्याएं घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से ऐसे सांझी माता के चित्र बनाती है। सांझी माता पार्वती का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कई बार आरपीएससी ने पूछा है सांझी किस देवी का प्रतीक है, तो ध्यान रखना पार्वती का प्रतीक है। तो इन 16 दिनों में जो श्राद्ध होते हैं, इन 16 दिनों में घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो, उससे बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से सांझी का चित्रण किया जाता है। महिलाएं शाम के समय सांझी माता की पूजा करती है। शाम के समय पूजन होता है, इसलिए नाम पड़ गया सांझी। सांझी के कई सारे नाम हैं। सांझी को सिंझा भी कहा जाता है, हंजूली भी कहा गया है, कई सारे नाम है सांझी। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना, सांझी चित्रण कब होता है? तो श्राद्ध पक्ष में 16 दिन के श्राद्ध होते हैं अपने। एक दिन तो भादवे का जो लास्ट दिन होता है, भादवे की पूर्णिमा जिसको पाटला पूनम कहा जाता है, उस दिन श्राद्ध शुरू होते हैं। आश्विन का पूरा कृष्ण पक्ष, ये जो 16 दिन होते हैं इनको श्राद्ध कहते हैं। तो इन 16 दिनों में कुंवारी कन्याएं घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से सांझी चित्रण करती है। ये गाय के गोबर से बना हुआ है, फिर इसको सजाया जाता है कांच के टुकड़ों से, रंग बिरंगे पानों से, है ना, ताकि एक तरह से वो आकर्षक हो जाए एक तरह से। तो श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष कब होता है? तो ध्यान रखना, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या, ये 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक मतलब श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याओं द्वारा घर के मुख्य द्वार पर, घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से, गाय के गोबर से सांझी चित्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? सांझी चित्रण किया जाता है। अब जैसे कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि सांझी चित्रण कब होता है, तो ध्यान रखना श्राद्ध पक्ष में। फिर आपको ध्यान रखना है, अपने सांझी चित्रण शब्द के होता है, उत्तर भारत का बहुत लोकप्रिय एक तरह से उत्सव है सांझी उत्सव। उदयपुर में एक मंदिर है मच्छेंद्रनाथ मंदिर, यहाँ का सांझी चित्र बहुत पॉपुलर है, इसलिए उस मंदिर को सांझी मंदिर कहा जाता है, संझा मंदिर कहा जाता है। राजस्थान का संझा मंदिर या सांझी मंदिर किसे कहा जाता है? तो संझा मंदिर कहते हैं मच्छेंद्रनाथ मंदिर को, संझा मंदिर या सांझी मंदिर। संझा मंदिर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर में एक मंदिर है मच्छेंद्रनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? मच्छेंद्रनाथ मंदिर। मच्छेंद्रनाथ मंदिर है कहां? तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर। उदयपुर के मच्छेंद्रनाथ मंदिर को सांझी मंदिर कहा जाता है। एक क्वेश्चन जैसे कई बार पूछा गया कि सांझी किस देवी का प्रतीक है, तो सांझी आपको ध्यान रखना है पार्वती का प्रतीक है। सांझी माता किस देवी को कहा गया है? तो पार्वती का प्रतीक है। सांझी एक तरह से पार्वती माता का प्रतीक। ये बीच में जो चित्र दिख रहा है ये पार्वती माता का है। अभी किसी पेपर में ये पूछा गया, देखो सांझी में अलग अलग दिन अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं, है ना। तो अभी किसी पेपर में पूछा गया कि सांझी श्राद्ध पक्ष में 9वें दिन कौन सी सांझी का चित्रण किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना श्राद्ध के शुरू के जो 10 दिन है उन 10 दिनों में अलग अलग चित्रकारी की जाती है। जैसे श्राद्ध का जो पहला दिन है, पहला जो दिन होता है, प्रथम दिन आपको ध्यान रखना है चंद्रमा, सूर्य और तारे ये बनाए जाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर चंद्रमा, सूर्य और तारे, इनका चित्रण किया जाता है। श्राद्ध का जो सेकंड दिन होता है, दूसरा जो दिन होता है, दूसरे दिन आपको ध्यान रखना 5 फूल बनाए जाते हैं। ये गाय के गोबर से बनाए जाते हैं 5 फूल।
श्राद्ध का जो तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन पंखी बनाई जाती है। श्राद्ध का जो चौथा दिन है, इस दिन हाथी सवार, गाय के गोबर से घर के मुख्य द्वार पर हाथी सवार की सांझी बनाई जाती है। पांचवां जो दिन होता है, इस दिन चौपड़ बनाई जाती है। छठवां जो दिन है, इस दिन साठ्या, साठ्या कहते हैं अपने स्वास्तिक को। साठ्या का मतलब क्या है? स्वास्तिक। तो छठवां जो दिन है, इस दिन क्या बनाया जाता है? साठ्या या स्वास्तिक बनाया जाता है। सातवें दिन आपको ध्यान रखना है, घेवर बनाया जाता है। सातवें दिन क्या बनाया जाता है? घेवर। श्राद्ध का जो आठवां दिन होता है, इस दिन ढोल नगाड़े बनाए जाते हैं। ढोल नगाड़े। श्राद्ध का जो नौवां दिन होता है, इस दिन बांधनवार बनाया जाता है। बांधनवार तो जानते हो, घर के अपने गेट पर बांधनवार लगाते हैं ना, तो नौवें दिन बांधनवार का चित्रण होता है। 10वां जो दिन है, इस दिन खजूर वृक्ष का चित्रण होता है। खजूर वृक्ष का। ये तो शुरू के 10 दिन अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं। लास्ट के जो 5 दिन होते हैं, उन दिनों में 5 दिनों में बड़ी सांझी बनाई जाती है। ये तो छोटे छोटे चित्र होते हैं, 5 दिनों में बड़े आकार की सांझी बनाई जाती है, जिसको संध्या कोट कहते हैं। सांझी का जो वृहद रूप होता है, उसको क्या कहा जाता है? संध्या कोट। और इसमें माता पार्वती का चित्रण किया जाता है। सांझी का वृहद रूप, सांझी का वृहद रूप क्या कहलाता है? संध्या कोट। और संध्या कोट में माता पार्वती का चित्रण किया जाता है। किसका चित्रण किया जाता है? पार्वती माता का चित्रण। तो ऐसे 16 दिनों में श्राद्धों में अपने सांझी माता के चित्र बनाए जाते हैं। अच्छा, अपने राजस्थान में गाय के गोबर से सांझी तो सब जगह ही बनती है। 2 विशिष्ट सांझी हैं, वो भी अपने ध्यान रखनी है। 2 अलग प्रकार की सांझी हैं। उसमें एक तो आपको ध्यान रखना है जल सांझी। ये जल सांझी है, ये जो आपको चित्र में दिख रही है, ये जल सांझी है। ये जो चित्र दिख रहा है, ये जल सांझी है। पानी के बर्तन में ऐसे रंग डाल करके जल सांझी बनाई जाती है ना। ये विशेष करके उदयपुर में और मेवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय, उदयपुर की बहुत लोकप्रिय है। विशेष करके इसमें कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया जाता है। तो जल सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की। जल सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो एक तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर की प्रसिद्ध है। और जल सांझी में आपको ध्यान रखना है श्री कृष्ण लीलाओं का चित्रण होता है। किसका चित्रण होता है? कृष्ण लीलाओं पर आधारित। और एक आपको ध्यान रखना है केले की सांझी। ये केले की सांझी, ये दोनों चित्र जो आपको दिख रहे हैं, ये केले की सांझी है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नाथद्वारा में, श्रीनाथ जी के मंदिर में केले के पत्तों को काट करके उसका चित्रण किया जाता है, उसको बोलते हैं केले की सांझी। केले की सांझी। तो केले की सांझी आपको ध्यान रखना है कहाँ की प्रसिद्ध है? केले की सांझी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ये केले की सांझी है, ऐसे केले के पत्तों को काट करके। कहाँ की है? तो नाथद्वारा की। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी मंदिर, श्रीनाथ जी के मंदिर में ऐसे बरसाने के चित्र बनाए जाते हैं। भगवान श्रीनाथ जी का अलग अलग एक तरह से चित्रण होता है केले के पत्तों से। तो ये केले की सांझी है। तो लोक कलाओं में अपने पहली शब्दावली जो है वो है सांझी। सांझी के बाद में दूसरा शब्द है मांडना। मांडना मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं। ग्रामीण संस्कृति में जो जो लोग जुड़े हुए हैं, गाँव की कल्चर में, जिनका बचपन गाँव में बीता है, मांडनों से हम कोई अछूते नहीं है ना। अपने कच्चे घर जो होते थे ग्रामीण क्षेत्र में, उन कच्चे घरों की रंगोली है मांडना। घरों को सजाने के लिए इस प्रकार एक तरह से अपने ग्रामीण अंचल में मांडने बनाए जाते हैं। अब धीरे धीरे ये जो चीजें हैं वो कम होने लग गई है। आजकल अपने स्टिकर लगा लेते हैं, वरना पहले दिवाली पे अलग मांडना होता था, होली का अलग होता था, राखी का अलग मांडना होता था, तीज गणगौर पे अलग होता था, बेटे के जन्म पे अलग मांडना होता था। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है मांडना होता है क्या है। तो ग्रामीण अंचल में इस प्रकार ज्यामितीय आकृतियों के जो चित्र बनाए जाते हैं, इनको बोलते हैं मांडना। ये एक तरह से हिंगड़ू हिरमिट जैसे प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं। तो मांडना की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यामितीय आकृति, ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे घरों पर विशेष करके मांडना जो बनाए जाते हैं वो कच्चे घरों पर बनाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे घरों की सजावट के लिए बनाए जाने वाले
ज्यामितीय आकृति के चित्र, ज्यामितीय आकृति के चित्र, ज्यामितीय आकृति के चित्र, ये एक तरह से रंगोली है। रंगोली को ही अपने क्या कहा जाता है, मांडना कहा जाता है। मांडना में प्रमुख जो रंग है वो है हिंगलू और हिरमिच। मांडना के मुख्य रंग कौन कौन से हैं, तो हिंगलू और हिरमिच, ये मांडना के मुख्य रंग है। आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक रंग जो है हिंगलू और हिरमिच, ये मांडना के मुख्य रंग है। अपने मांडना में कुछ एक शब्दावली ध्यान रखनी है। मांडना के प्रकार आपको ध्यान रखना है। मांडना के प्रकार, तो मांडना के प्रकार में 4-5 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। मांडना के प्रकार में सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय नाम है वो है मोरडी मांडना। ये एग्जाम में जैसे कई बार पूछा गया है, मोरडी मांडना। पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति में विशेष करके एक मांडना बनाया जाता है मोर का, उसको बोलते हैं मोरडी मांडना। उसको क्या कहा जाता है, मोरडी मांडना। ये एक तरह से मोर जो पक्षी है ये सुख और समृद्धि का, खुशहाली का प्रतीक है, तो मोर का मांडना बनाया जाता है। तो पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति में, पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति में, मीणा जनजाति में ये मांडना प्रचलित है। सर्वाधिक लोकप्रिय मांडना है ये, सर्वाधिक लोकप्रिय मांडना में सबसे लोकप्रिय कोई मांडना है तो आपको ध्यान रखना है मोरडी मांडना। सर्वाधिक लोकप्रिय मांडना, सर्वाधिक लोकप्रिय मांडना। इसके अलावा मांडना में 2-3 शब्द आपको और ध्यान रखना है। मांडना में जैसे एक शब्द आपको ध्यान रखना है ताम। ताम का जो मांडना है ये विवाह के अवसर पर कब बनाया जाता है, शादी के समय जो मांडना बनाया जाता है उसको कहते हैं ताम। एक है साठ्य। साठ्य, साठ्य कहते हैं अपने स्वास्तिक को। स्वास्तिक हिंदी का शब्द है और राजस्थानी में इसको क्या कहा जाता है, राजस्थानी में इसको साठ्या कहा जाता है। तो पुत्र के जन्म पर अपने साठ्या पूजन होता है ना, बुआ जो घर के मुख्य द्वार पर साठ्या बनाती है और उसके बदले बुआ को नेक वेग दिया जाता है ना। तो पुत्र के जन्म पर जो मांडना बनाया जाता है वो साठ्या है। पुत्र के जन्म पर, पुत्र के जन्म पर कौन सा मांडना बनाया जाता है, तो साठ्या। फिर एक आपको ध्यान रखना है पुष्कर पेड़ी। पुष्कर पेड़ी, घर का कोई व्यक्ति अगर तीर्थ यात्रा पर जाके आए और तीर्थ यात्रा से जब वापस लौट के आए तो उसके स्वागत में जो मांडना बनता है उसको पुष्कर पेड़ी कहते हैं। अभी इस बार आपने देखा होगा कि लोग कुंभ गए, पर अब आजकल तो क्या कि चलन अलग हो गया है, तो वापस जब आए तो उनको माला पहना करके स्वागत किया, ढोल बजाए, है ना, फोटोएं वोटोएं ली, स्टेटस लगाए लोगों ने। पहले क्या होता था कि जब तीर्थ यात्रा से घर आते थे तो बाकायदा घर को सजाया जाता था। तो तीर्थ यात्रा से लौटते समय जो मांडना बनता है उसको पुष्कर पेड़ी कहते हैं। तीर्थ यात्रा से लौटते समय, तीर्थ यात्रा से लौटते समय जो मांडना बनता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पुष्कर पेड़ी। पुष्कर पेड़ी के बाद में एक नाम आपको ध्यान रखना है पगलिया। पगलिया तो जानते हो, आज भी अपने घरों में दिवाली जब आती है तो दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी के कुमकुम के पगलिया बनाए जाते हैं। अब स्टिकर लगा लेती है लुगाइयां, पर पहले बाकायदा कुमकुम के पगलिया बनाए जाते थे। तो दिवाली के अवसर पर आपको ध्यान रखना है, दिवाली के अवसर पर, इस अवसर पर, दिवाली के अवसर पर जो मांडना बनता है उसको कहते हैं पगलिया। फिर एक आपको ध्यान रखना है घेवर। ये तीज और गणगौर पर, तीज और गणगौर पर, होली के अवसर पर एक मांडना बनता है उसको कहते हैं चौकड़ी। होली के अवसर पर कौन सा मांडना बनाया जाता है, तो चौकड़ी। 4 फलक बना करके चौकड़ी बनाई जाती है। यह मांडना होली के अवसर पर, किस अवसर पर, तो होली के अवसर पर। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन श्रवण कुमार का मांडना बनाया जाता है। श्रवण कुमार का मांडना, श्रवण कुमार का मांडना कब बनाया जाता है, तो रक्षाबंधन पर। राखी वाले दिन श्रवण कुमार की जयंती मनाते हैं ना, तो राखी वाले दिन आपको ध्यान रखना किसका मांडना बनाया जाता है, तो श्रवण कुमार का मांडना बनाया जाता है। तो हर दिन हर अवसरों पर अलग अलग एक तरह से मांडना जो है वो बनाया जाता है।
बाकी मांडना आप भली भांति जानते ही हो। मांडना के बाद में अगला शब्द है फड़। बहुत लोकप्रिय कला है फड़। फड़ के बारे में तो आप जानते ही हो। ये आपको जो चित्र दिख रहा है ये फड़ का चित्र है, फड़ पेंटिंग है। कपड़े पर ऐसे लोक देवी देवताओं की जीवन कथा का चित्रण किया जाता है। तो कपड़े पर लोक देवी देवताओं की जीवनी का जो चित्रण होता है इसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं फड़। फड़ शब्द पट से बना हुआ है जिसका मतलब होता है कपड़ा। पट शब्द का ही अपभ्रंश वर्ड है कौन सा? फड़। कपड़े पर लोक देवी देवताओं की, हालांकि जरूरी नहीं कि फड़ जो है वो एक तरह से देवी देवताओं की हो, है ना। किसी भी कथा की फड़ पेंटिंग हो सकती है, जैसे डोलामारू की फड़ बहुत लोकप्रिय है। किसी ऐतिहासिक घटना पे हल्दीघाटी युद्ध की भी फड़ बन सकती है। कोरोना की भी फड़ आई है। इलेक्शन के समय एक तरह से चुनाव अभियान प्रचार की भी फड़ आती है। तो अलग अलग फड़, अमिताभ बच्चन की भी फड़ बन चुकी है। आप अपनी फड़ बनवा सकते हो, है ना। तो कपड़े पर लोक देवी देवताओं, विशेष करके देवी देवताओं की फड़ जो है ना वो ज्यादा पॉपुलर है। लोक देवी देवताओं की जीवन कथा का चित्रण करना। तो कपड़े पर लोक देवी देवताओं की जीवन कथा की जो पेंटिंग बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको फड़ पेंटिंग कहते हैं। फड़ पेंटिंग के लिए शाहपुरा का जोशी परिवार विश्वविख्यात है। शाहपुरा अपने भीलवाड़ा वाला, भूतपूर्व जिला। शाहपुरा का जोशी परिवार। फड़ पेंटिंग के लिए आपको ध्यान रखना है पूरी दुनिया में शाहपुरा का जो जोशी परिवार है ये फड़ पेंटिंग के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है। फड़ चित्रण के जो जनक हैं वो है पांचोजी जोशी। फड़ चित्रण के जनक, फड़ चित्रण के जनक कौन माने जाते हैं? तो ऐसा कहते हैं कि फड़ पेंटिंग की शुरुआत सबसे पहले की थी पांचोजी जोशी ने। पांचोजी जोशी ने। फड़ चित्रकारी के जनक कौन माने जाते हैं? पांचोजी जोशी। फड़ में 7 रंगों का प्रयोग किया जाता है। कितने रंगों का प्रयोग होता है? 7 रंगों का। 7 रंगों का प्रयोग। और इसमें मुख्य रंग होते हैं लाल और हरा। मुख्य रंग कौन कौन से हैं? लाल और हरा। अच्छा, हर रंग किसी न किसी चीज को संकेत देता है एक तरह से। जैसे मान लो काले रंग से कोई व्यक्ति का चित्र बना, इसका मतलब वो राक्षस का चित्र है। काला रंग एक तरह से राक्षस का प्रतीक होता है ना। नीले रंग से एक तरह से जो है वो देवताओं के जो पशु है उनको चित्रित किया जाता है। हर जो प्रत्येक रंग होता है उसका अलग अलग उपयोग होता है। अच्छा, फड़ जो है उसकी चित्रकारी की एक विशेषता, जिस कपड़े पे फड़ बनती है उसको कहते हैं रेजी। ये जैसे मोटा सूती वस्त्र है, इसको क्या कहा जाता है? तो जिस कपड़े पे फड़ बनती है उसको क्या कहा जाता है? रेजी। पहले तो ये जो कपड़ा होता है इस कपड़े पर एक तरह से मांड लगाई जाती है। चावल की जो मांड होती है, कपड़े के पहले तो भिगोएंगे। फड़ चित्रकारी की एक प्रोसेसिंग होती है। कपड़े को पहले तो पानी में भिगोएंगे 2-3 दिन तक। भिगोने के बाद एक तरह से उसको सुखा करके उसके ऊपर मांड का लेप किया जाता है। मांड का लेप करके फिर उसको वापस धोया जाता है। फिर उस पर एक तरह से एक ब्रश से एक तरह से चमकीला पदार्थ लगाया जाता है जिसको बोलते हैं मोहरा। ये एक तरह से कपड़े पर कड़प लाने के लिए कि भाई एकदम ये क्या हो जाए, बिल्कुल कड़प आ जाए। कड़प जानते हो ना, एकदम जो है वो एकदम फ्रेश हो जाए कपड़े में ना। तो कड़प लाने के लिए एक तरह से ब्रश फेरी जाती है, उसको क्या कहा जाता है? मोहरा कहते हैं। और फिर सबसे पहले सरस्वती माता की पूजा करते हैं और एक कुंवारी कन्या के द्वारा सबसे पहले ऊपर एक तरह से स्वास्तिक बनवाया जाता है, उसको कहते हैं चांका करना। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं चांका करना। और फिर सरस्वती माता की पूजा करके एक तरह से फड़ पेंटिंग की जाती है। जैसे मान लो पाबूजी महाराज की फड़ बनानी है तो पाबूजी के जीवन के ये सारे के सारे चित्र इस कपड़े पर बना दिए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले कुंवारी कन्या स्वास्तिक का चित्रण करती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं चांका करना। चातुर्मास में फड़ चित्रण का कार्य नहीं होता। 4 महीने जब देवता सोए हुए हैं तो इन 4 महीनों में फड़ चित्रकारी का कार्य नहीं किया जाता। अभी जैसे देवता सोए हुए हैं, देव सैनी से लेकर देवोठनी 11 के बीच, इन 4 महीनों में फड़ पेंटिंग का काम नहीं किया जाता। फड़ का वाचन करते हैं भोपा। फड़ वाचन कौन करते हैं? देवताओं के जो भोपे होते हैं वो फड़ का वाचन करते हैं। सब देवताओं के अलग अलग भोपे होते हैं। पाबू जी के अलग भोपे होते हैं, रामदेव जी के अलग होते हैं, देव जी के अलग होते हैं, गोगा जी के अलग होते हैं। तो सब अलग अलग देवताओं के अलग अलग भोपे होते हैं। फड़ अगर फट जाए तो उसका पुष्कर में विसर्जन होता है। विसर्जन कहां पर होता है? पुष्कर में। उसको कहते हैं फड़ ठंडी करना।
उसको क्या कहा जाता है? फट ठंडी करना। कपड़ा अगर फट जाए ना तो उसको फेंकते नहीं है, बाकायदा पूरे विधि विधान से पुष्कर सरोवर में उसको प्रवाहित किया जाता है। तो पुष्कर में जो प्रवाहित की जाती है फट, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं फट ठंडी करना। अपने राजस्थान में प्रसिद्ध जो फट चित्रकार हैं उनमें 3-4 नाम आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के लोकप्रिय फट चित्रकार कौन कौन है? तो फट चित्रकारों में 3-4 नाम अपने ध्यान रखने। फट चित्रकारों में सबसे लोकप्रिय नाम है श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी सबसे प्रसिद्ध जो फट चित्रकार है वो है श्रीलाल जोशी। ये जैसे कई बार नाम पूछा गया कि श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है, तो आपको ध्यान रखना है फट चित्रकारी से। श्रीलाल जोशी को 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में इनको शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिल्प गुरु पुरस्कार। श्रीलाल जोशी ने कई सारी फड़ बनाई है, ढोला मारू की फड़, हल्दी घाटी की फड़। इनमें सबसे पॉपुलर जो फड़ है ना वो देवनारायण जी की फड़ है, जिस पर सरकार ने डाक टिकट भी जारी किए। एकमात्र फड़ है जिस पर डाक टिकट जारी हुई है वो है देवनारायण जी की। तो इन्होंने देवनारायण भगवान की फड़ का चित्रण किया। देवनारायण जी की फड़ बनाई। श्रीलाल जोशी ने किन की फड़ बनाई है? देवनारायण भगवान की फड़ बनाई, जिस पे डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 2 सितंबर 1992 में। 2 सितंबर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 5 रुपए का डाक टिकट जारी। श्रीलाल जोशी ने देव जी की फड़ बनाई है, और इस फड़ पे आपको ध्यान रखना है डाक टिकट कब जारी हुआ है? तो 2 सितंबर 1992 में। श्रीलाल जोशी के अलावा और कौन कौन से फड़ चित्रकार है? तो फड़ चित्रकारों में एक नाम आपको ध्यान रखना है, पार्वती जोशी। पार्वती जोशी भारत की पहली जो महिला फड़ चित्रकार है वो है पार्वती जोशी। देश की पहली महिला फड़ चित्रकार कौन है? तो प्रथम महिला फड़ चित्रकार है पार्वती जोशी। देखो, फड़ चित्रकार में पुरुष कोई चित्रकार होता है तो उसको कहते हैं चितेरा, और कोई महिला चित्रकार होती है तो उसको कहते हैं चितेरी। महिला चित्रकार को क्या कहा जाता है? चितेरी। तो पहली महिला फड़ चितेरी है पार्वती जोशी, प्रथम महिला फड़ चितेरी। फड़ चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है गौतली देवी ने। गौतली देवी ने इन्होंने फड़ चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है। फड़ चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है, रामदेव जी महाराज की जो फड़ है ये बनाई है चौथमल चितेरा ने। चौथमल चितेरा ने। चौथमल चितेरा ने किन की फड़ बनाई है? तो आपको ध्यान रखना है लोक देवता रामदेव जी महाराज की। बाबा राम शाह पीर की जो फड़ है वो चौथमल चितेरा ने बनाई है। कई नाम है फड़ चित्रकारों में, कल्याण जोशी, किशनलाल जोशी, ये सब अपने राजस्थान में फड़ चित्रकार हैं। श्री किशनलाल जोशी। इनमें सबसे लोकप्रिय जो नाम है ना, ये आपको ध्यान रखना है श्रीलाल जोशी। ठीक है, तो ये सब अपने फड़ चित्रकार है। फिर आपको ध्यान रखना है अपने राजस्थान में जो जो लोकप्रिय फड़ है ना, ये फड़ अपने लोक देवताओं में पढ़ते हैं ना। बाबूजी महाराज की फड़ जैसे सर्वाधिक लोकप्रिय है, देवनारायण जी की फड़ जो है वो सबसे लंबी फड़ है। तो ये फड़ भी आपको ध्यान रखना है। फड़ का वाचन देवताओं के भोपे करते हैं, जैसे बाबूजी महाराज की फड़ है तो वो नायक जाति के भोपे रावणत्ता से करते हैं। रामदेव जी महाराज की फड़ है तो वो कामर जाति के भोपे, मेघवाल जाति के भोपे रावणत्ता से करते हैं। देवनारायण भगवान की जो फड़ है वो बगड़ाउत गुजर भोपे जंतर बजा करके वाचन करते हैं। तो सब देवताओं की अलग अलग फड़ है। तो कौन कौन सी लोकप्रिय फड़ कथाएं, प्रसिद्ध फड़ कथाएं? राजस्थान की प्रसिद्ध फड़ कथाएं कौन कौन सी है? तो प्रसिद्ध फड़ कथाओं में एक तो आपको ध्यान रखना है, सबसे लोकप्रिय फड़ है बाबूजी महाराज की। बाबूजी की फड़। बाबूजी की जो फड़ है इसका वाचन करते हैं नायक जाति के भोपे। बाबूजी महाराज की फड़ का वाचन कौन करते हैं? नायक जाति के भोपे, भील भोपे या अयाड़ी जाति के भोपे, अयाड़ी भोपों द्वारा।
बाबूजी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो रावणत्ता। फड़ का वाचन का मतलब होता है कि पीछे पर्दा लगा हुआ रहता है, बाबूजी महाराज की फड़ का पर्दा लगा हुआ मिलेगा, और उस पर्दे पे जो चित्र बने उन चित्रों को देख करके भोपा कथा गाता है। फड़ जब बांसता है तो एक तरह से रावणत्ता बजाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? रावणत्ता। तो बाबूजी की जो फड़ है इसमें वाद्य यंत्र आपको ध्यान रखना है रावणत्ता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? रावणत्ता। ये सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। राजस्थानी कल्चर में सबसे फेमस अगर कोई फड़ है तो वो बाबूजी महाराज की फड़ है। ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन होता है। अपने ऊंटों के देवता है बाबूजी महाराज, तो ऊंट बीमार होने पर आपको ध्यान रखना किस देवता की फड़ का वाचन होता है? बाबूजी महाराज की फड़ का वाचन होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है मामला। बाबूजी की फड़ के बाद में एक नाम आपको ध्यान रखना है देवनारायण जी का। देवनारायण भगवान की फड़। देव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं भाई? देवनारायण भगवान की फड़ का वाचन करते हैं बगड़ावत गुजर भोपे। वाचन कौन करते हैं? बगड़ावत गुजर भोपे। देव जी की फड़ का वाचन बगड़ावत गुजर भोपों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र होता है जंतर। देव जी की फड़ में वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जंतर। एक तो ये ध्यान रखना है कि अपने सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण भगवान की, सबसे प्राचीन फड़। लोक देवताओं में सबसे प्राचीन फड़ किन की है? देवनारायण जी की है। सबसे लंबी फड़ भी है, सबसे लंबी फड़, और एकमात्र फड़ है जिस पे डाक टिकट जारी हुआ 2 सितंबर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट, जो श्रीलाल जोशी के द्वारा बनाई गई थी। बाबूजी और देव जी की फड़ के बाद में 2-3 नाम और ध्यान रखना है। रामदेव जी महाराज की फड़, पीरों के पीर बाबा राम साहब पीर, रामदेव जी की फड़। बाबा राम साहब पीर की जो फड़ है, रामदेव जी महाराज की फड़ आपको ध्यान रखना है कामड़ जाति के भोपे बांसते हैं। रामदेव जी महाराज की फड़ का वाचन कौन करते हैं? कामड़ भोपे या मेघवाल भोपे। कामड़ जाति के भोपे या मेघवाल भोपों द्वारा। रामदेव जी की फड़ में वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो रामदेव जी, पाबू जी, डूंग जी, ज्वार जी, सबकी फड़ में आपको ध्यान रखना है कौन सा वाद्य यंत्र है? रावणत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? रावणत्ता। एक है गोगा जी की फड़। गोगा जी महाराज की फड़ डेरू वाद्य यंत्र से, डमरू का बड़ा रूप होता है उसको डेरू कहते हैं, डेरू वाद्य यंत्र से गोगा जी की फड़ बांची जाती है। शेखावाटी अंचल के एक लोक देवता है अपने डूंग जी ज्वार जी। डूंग जी ज्वार जी की जो फड़ है, राजस्थान के रॉबिन हुड डूंग जी ज्वार जी, डूंग जी ज्वार जी की फड़ में भी आपको ध्यान रखना है क्या बजाया जाता है? रावणत्ता बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? रावणत्ता। एक आपको ध्यान रखना है चाउंडा जी की फड़। चाउंडा जी की फड़, चाउंडा जी की जो फड़ है ये आदिवासियों में लोकप्रिय है, आदिवासियों में लोकप्रिय। चाउंडा जी की फड़ का प्रचलन आपको ध्यान रखना है आदिवासियों में। एक आपको ध्यान रखना है भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़, भैंसासुर की फड़। देखो भैंसासुर की जो फड़ है ना इसका वाचन नहीं होता। बावरी जाति के लोग जो है वो अपने घर में भैंसासुर की फड़ का पर्दा लगा करके रखते हैं, और जब भी किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ के दर्शन करते हैं। अपने नॉर्मली होता है ना कि भाई घर से जब जाते हैं तो देवी देवताओं की तस्वीरों के दर्शन करके जाते हैं, वैसे बावरी समाज के लोग इस फड़ के दर्शन करके जाते हैं। तो भैंसासुर की जो फड़ है इसका प्रचलन बावरी जाति में, बावरी जाति में इसका वाचन नहीं होता, केवल दर्शन किए जाते हैं। ऐसे एक आपको ध्यान रखना है रामदल्ला कृष्ण दल्ला की फड़। रामदल्ला कृष्ण दल्ला की फड़, रामदल्ला और कृष्ण दल्ला की जो फड़ है यह हाड़ौती क्षेत्र में लोकप्रिय है। किस क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। राम और कृष्ण की एक तरह से फड़ है जिसको रामदल्ला कृष्ण दल्ला की फड़ कहा जाता है। इस फड़ का वाचन दिन में होता है, बाकी कोई भी फड़ गाई जाती है तो वो रात्रि के समय, और इस फड़ में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, बिना वाद्य यंत्र के इस फड़ का वाचन होता है। तो ये अपने राजस्थान में लोकप्रिय फड़ कथाएं हैं। इसके अलावा 2005 में
न्यूयॉर्क में अमिताभ बच्चन की फड़ का भी वाचन किया गया है रामलाल भोपा और पतासी देवी भोपी द्वारा। ठीक है, तो ये अपने फड़ चित्रकला और फड़ कथाएं हैं। फड़ के बाद में लोक चित्रकारी में अगला शब्द है पान्ने। पान्ने तो जानते ही हो, अपने कागज पर देवी देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं, ये देख करके आपको याद आया होगा लक्ष्मी पूजन, ओम जय हो लक्ष्मी मैया की। तो कागज पे जो एक तरह से देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं उनको कहते हैं पान्ने। कागज पर देवी देवताओं का चित्रण, ये जैसे लक्ष्मी जी का पाना है जो दिवाली के अवसर पर अपने घर पे लगाते हैं, लक्ष्मी जी का पाना, ये दिवाली के अवसर पर। सर्वाधिक जो लोकप्रिय पाना है वो श्रीनाथ जी का है, 16 श्रृंगार का पाना होता है, सर्वाधिक लोकप्रिय पाना। तो सबसे लोकप्रिय पाना आपको ध्यान रखना है किन का है, तो श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी का जो पाना है ये सबसे लोकप्रिय पाना है। इसमें 16 श्रृंगार से श्रीनाथ जी का रूप कागज पे एक तरह से चित्रित किया जाता है। तो कागज पर जो देवताओं की चित्रकारी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं पाना। पाना के बाद में एक शब्द है कावड़। कावड़ एक तो साउंड वाली है, वो अलग है, अपने राजस्थान की एक लोक कला है कावड़। ऐसे लकड़ी के पात्र होते हैं और इन लकड़ी के पात्रों पर धार्मिक कथाओं का चित्रण होता है, कोई ना कोई धार्मिक या पौराणिक कथा चित्रित होती है। एल्बम की तरह होता है ये, बंद जब होता है तो ये ऐसे बिल्कुल एकदम बंद रहता है, फिर जैसे एल्बम खोलते हैं ना वैसे इसका अलग अलग फोल्डर खुलता है ना। ये एक तरह से लकड़ी का पात्र होता है और इस पे आपको ये चित्र दिख रहे होंगे, ये अलग अलग कोई ना कोई कथाओं के चित्र होते हैं। जैसे फड़ का वाचन होता है वैसे गाँव में कावड़ वाचन भी होता है। कावड़िया जो भाट होते हैं वो घर घर जाकर के कावड़ वाचन करते हैं। इन पे जो भी चित्र बने होते हैं कथाओं के वो एक तरह से कथा के रूप में गाए जाते हैं। तो कावड़, कावड़ आपको ध्यान रखना है लकड़ी का एक उपकरण होता है, लकड़ी का उपकरण जिस पर धार्मिक व पौराणिक कथाओं का चित्रण होता है, धार्मिक व पौराणिक कथाओं का चित्रण। धार्मिक और पौराणिक कथाओं का चित्रण होना है। कावड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है बस्सी। कावड़ चित्रकारी के लिए बस्सी चित्तौड़ वाला, अपने राजस्थान में काष्ठ कला का मुख्य केंद्र है बस्सी। बस्सी में एक जाति है खेरादी। बस्सी में खेरादी जाति के लोग जो है वो कावड़ चित्रण के लिए फेमस है। अभी किसी पेपर में पूछा गया था प्रसिद्ध जो चित्रकार हैं या प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो है मांगीलाल मिस्त्री। प्रश्न आया था ये मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है, तो ध्यान रखना कावड़ के प्रसिद्ध चित्रकार है मांगीलाल मिस्त्री। फिर इन चित्रों को देख करके कथाएं गाई जाती है। जैसे मान लो राम जी की कावड़ है तो उसमें राम जी की कथा गा देंगे, भगवान विष्णु की किसी अवतार की है तो वो पूरी कथा गा देंगे। तो कावड़िया जो भाट है वो कावड़ वाचन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे फड़ का वाचन भोपे करते हैं वैसे कावड़ वाचन का काम करते हैं कावड़िया भाट। सर्वाधिक जो लोकप्रिय कावड़ है वो राम जी की कावड़ है। लोकप्रिय किन की कावड़ है, तो आपको ध्यान रखना है राम जी की कावड़। तो कावड़ चित्रकारी के लिए बस्सी फेमस है और प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो मांगीलाल मिस्त्री। बस्सी में एक जाति है कौन सी, खेरादी। खेरादी जाति के लोग कावड़ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। कावड़ के बाद में नेक्स्ट शब्द है कठपुतली। कठपुतली तो सबने देख ही रखा होगा, ये चित्र आपको दिख रहा है। ठंडी होगी कठपुतली डांस गर्म करवा लो मन की तो बात। कठपुतली जो डांस है पपेट डांस बहुत लोकप्रिय है ना। काठ की ऐसे पुतली होती है, उस काठ की पुतली, पहले तो ये काठ की पुतली बनाई जाती है और फिर इसके पीछे एक धागा बांध करके, ये चित्र में आपको दिख रहा है ना, ये धागा बांध करके एक तरह से कठपुतली को डांस करवाया जाता है। ठीक है, कठपुतली जो होती है ये अरडू की लकड़ी से, अरडू बोलते हैं ना अपने, आड़ू बोलते हैं, अरडू बोलते हैं ना, तो अरडू की लकड़ी से कठपुतली का निर्माण होता है। कठपुतली के निर्माण के लिए 3 स्थान फेमस है। एक तो बस्सी, बस्सी चित्तौड़ वाला, एक उदयपुर और एक जयपुर। ये 3 स्थान कठपुतलियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। कठपुतली
से जो नृत्य करवाता है उसको कहते हैं स्थानक। अपने एक जाति है नट जाति। कौन सी जाति? नट जाति। नट जाति के लोग कठपुतली का खेल दिखाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कठपुतली का डांस भी है, कठपुतली का एक ड्रामा भी है, खेल भी बहुत लोकप्रिय है। नट जाति के लोग कठपुतली का खेल दिखाने के लिए प्रसिद्ध है। जो कठपुतली का सूत्रधार होता है, मतलब जो कठपुतली को अपने धागों पे नचाता है, उसको कहते हैं स्थानक। अपने कठपुतली के जादूगर है दादा पदम जी। कठपुतली के जादूगर कौन है? तो कठपुतली के जादूगर आपको ध्यान रखना है दादा पदम जी। दादा पदम जी को कठपुतली का क्या कहा जाता है? दादा पदम जी को कठपुतली का जादूगर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कठपुतलियों के संग्रहालय। अपने राजस्थान में 2 स्थानों पर कठपुतलियों के संग्रहालय हैं। एक तो बागोर की हवेली उदयपुर, पिछोला झील के किनारे है बागोर की हवेली उदयपुर में, और एक कठपुतलियों का संग्रहालय है जयगढ़ फोर्ट जयपुर में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर। जयपुर का जो जयगढ़ किला है इसको कठपुतलियों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठपुतलियों का घर। कठपुतली जो डांस है इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई थी देवीलाल सामर ने। देवीलाल सामर ने कठपुतली नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई थी। वर्तमान में इसको संरक्षण देने का काम भारतीय लोक कला मंडल का है। भारतीय लोक कला मंडल कई बार पूछा गया, अभी ध्यान रखना। कठपुतली नृत्य को वर्तमान में संरक्षण कौन देता है? तो भारतीय लोक कला मंडल। है कहां पर? तो ये उदयपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। स्थापना किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है देवीलाल सामर ने। देवीलाल सामर ने। तो यही भारतीय लोक कला मंडल जो है ये वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कठपुतली डांस को संरक्षण देने का कार्य करता है। कठपुतली के बाद में 3-4 शब्द आपको और ध्यान रखना है। एक तो है जैसे बेवाण। बेवाण एक कपाट नुमा काष्ठ मंदिर होता है, लकड़ी का एक मंदिर होता है। अपने जल झूलनी 11 भादवे की जो शुक्ल पक्ष की 11 आती है ना, इसको जल झूलनी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं। जहां पर भी ठाकुर जी का मंदिर होता है, मंदिर के आसपास जहां पर भी पानी का कुंड, सरोवर, नदी जो भी होती है, वहां तक ठाकुर जी की एक शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसको ठाकुर जी की रेवड़ी कहते हैं। सांवरिया सेठ मंदिर की बहुत लोकप्रिय है ना। तो जिस लकड़ी के मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करवाते हैं उसको कहते हैं बेवाण। तो प्रश्न आएगा कपाट नुमा काष्ठ मंदिर। कपाट नुमा लकड़ी का मंदिर क्या कहलाता है? बेवाण। इसको मिनिएचर वुडन टेम्पल कहा जाता है। मिनिएचर वुडन टेम्पल। चलता फिरता मंदिर कहा जाता है। चलता फिरता मंदिर। तो जिस लकड़ी के मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करवाया जाता है उसको बेवाण कहते हैं। बेवाण की सवारी जल झूलनी 11 के दिन निकाली जाती है। जल झूलनी 11 कब आती है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस दिन बेवाण की सवारी निकालते हैं। जल झूलनी 11, इसको देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं, डोल 11 भी कहते हैं। बेवाण की सवारी सांवरिया सेठ मंदिर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? सेठा में सांवरो सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। तो सांवरिया सेठ मंदिर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक शब्द है चोपड़ा। लकड़ी का एक पात्र जिसमें ऐसे चावल कुमकुम रखते हैं। अपने मेहमान वगैरह जो आते थे तो उनको तिलक लगाते थे, उसको क्या बोलते हैं? चोपड़ा। ये चोपड़ा है। तोरण। तोरण तो आप जानते ही हो, लकड़ी का एक ऐसा उपकरण ये दिख रहा है जो तोरण है। तोरण मारने की कमी है भैया, तोरण मारना, भगवान करे जल्दी मौका मिले। विवाह की एक रस्म होती है, दूल्हा तोरण मारता है। वधू के घर के मुख्य द्वार पर यह तोरण लटका हुआ रहता है। तोरण मारना एक तरह से जीत का प्रतीक है। आज के टाइम तो सबसे बड़ी जीत यही है ना। तोरण के देवता है मामादेव, बरसात के देवता। मामादेव के मंदिर में मूर्ति की जगह किसका पूजा होती है? तो तोरण की पूजा। बाजोट लकड़ी का पाटा होता है, आपने इस प्रकार देखा होगा, ये बाजोट है। मेहमान वगैरह आते हैं तो उनको बाजोट पे बिठाया जाता है, खाना वाना खिलाया जाता है ना। ऐसे एक शब्द है खांडा। ये लकड़ी की तलवार होती है, ये दिख रहा है ना, ये आपके खांडा है। ये लकड़ी की जो तलवार है इसको क्या कहा जाता है? खांडा कहा जाता है। फिर अगला शब्द है मेहंदी। मेहंदी तो जानते ही हो, ये जो दिख रही है ये मेहंदी है। ये क्या है? मेहंदी है। हाथ ही दिख रहे हैं बस है। मेहंदी। मेहंदी सौभाग्य का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है। मेहंदी सोजत और मालवा की प्रसिद्ध है। गीतों में गाते हैं ना, मेहंदी तो भाई डोला मालवा है ना।
तांतो गयो गुजरात मेहंदी रंग लागी, है ना। तो एक तो सोजत, अपने राजस्थान में सोजत की प्रसिद्ध है। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत की। एक मालवा की प्रसिद्ध है। सोजत की जो मेहंदी है इसको 2021 में जीआई टैग मिला है, जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है, लाल सुर्ख मेहंदी। लाल सुर्ख मेहंदी, लाल सुर्ख मेहंदी गिलुंड की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? गिलुंड की। गिलुंड कहाँ पर है? राजसमंद। गिलुंड कहाँ पर है? राजसमंद। तो मेहंदी आपको ध्यान रखना है सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक है। मेहंदी के आपने देखा होगा कि जो हाथ लगाए जाते हैं उनको कहते हैं थापे। मेहंदी के जो हाथ लगवाए जाते हैं, कुमकुम के जो हाथ लगवाए जाते हैं शादी ब्याह में, उसको क्या कहते हैं? थापे। सतियों के थापे मेहरानगढ़ किले में। सतियों के थापे कहां पर है? तो सतियों के थापे मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। मेहरानगढ़ जोधपुर। गोदना, आदिवासी लोक संस्कृति में ऐसे हैं जो शरीर पर रंग भर करके, हाँ, शरीर पर गहरा रंग भर करके ये जो टैटू बनवाए जाते हैं, यहां मेरे हाथ में भी देख सकते हो है, तो ये एक तरह से क्या होता था? गोदना होता था, है ना। गोदना एक तरह से ऐसा कहते हैं कि पहले पहचान के लिए भी होता था। आज की तरह आधार कार्ड ये चीजें नहीं होती थी। पहचान पे नाम लिखवा लेते थे, खुद का नाम लिखवा लेते हैं, उससे एक तरह से आइडेंटिटी होती थी। गाँव में तो लुगाइयाँ क्या पति का नाम नहीं लेती है। अपने ऐसे कहते हैं कि भाई लुगाई आपके बींद का नाम ले तो उसकी उम्र कम हो जाए, तो नाम लिखवा लेती है। रामू राम की लुगाई सीता राम प्यारी है। तो गोदना एक तरह से रंग भर करके चित्रकारी की जाती है। आंखों को आकर्षक बनाने के लिए आंख पे जो एक तरह से टैटू बनाया जाता है उसको कहते हैं सारिया। यहां आंख पर आपने देखा होगा कि साइड में से एकदम जो बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं सारिया। एक शब्द है कोठियम, ये दिख रहा है ना, ये अनाज भंडार करने के एक संग्रहण पात्र होते थे। पहले क्या होता था कि अकाल वकाल पड़ते थे तो गांव में लोग क्या कि महत्वाकांक्षी सोच के होते कि भी अकाल पड़ गया और कभी बारिश नहीं हुई तो क्या करेंगे, तो 3-4 साल का स्टॉक रखते थे। अब अनाज खराब नहीं हो तो उससे बचने के लिए इस प्रकार मिट्टी के एक तरह से पात्र बनाए जाते थे अनाज भंडारण के लिए, अनाज संग्रहण के लिए। इस प्रकार जो मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं कोठियां। सोहरी भी कहते हैं। अपने सहरिया जनजाति जो है 12 जिले में, सहरिया जनजाति में रंग बिरंगी सोहरी बनाने की जो कला है वो बहुत लोकप्रिय है। इसे गोर भी कहते हैं, कोठा भी कहते हैं। तो ये अनाज संग्रहण के जो पात्र होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं कोठियां, सोहरी, गोर या कोठा। व्हील, व्हील एक तरह से पुराने जमाने की अलमारियां होती थी। कच्चे जो घर होते थे उनमें एक तरह से बांस की जो खपचियां होती थी उनको आपस में जोड़ करके फिर उसको गोबर से पोत करके अलमारियां बनाई जाती थी, जिसमें घी चीनी उपयोगी सामान जो होते थे वो रख करके एक तरह से ताला लगाया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है घरेलू सामान रखने के लिए, घरेलू सामान रखने के लिए लकड़ी के महल नुमा उपकरण, ये एक तरह से अलमारियां होती थी। व्हील का प्रचलन जैसलमेर क्षेत्र में सर्वाधिक है। किस जिले में ज्यादा प्रचलित है? जैसलमेर में। ऐसे ही एक शब्द आपको ध्यान रखना है हटड़ी। हटड़ी तो आप जानते हो, मिर्च मसाला रखने के लिए घर में एक तरह से जो मसाला दानी रखते हैं, लकड़ी की बनी हुई मिर्च मसाले की जो एक तरह से उपकरण होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको हटड़ी कहते हैं। बटेवड़े, बटेवड़े जानते ही हो, ये चित्रकारी के रूप में प्रयोग में किया होगा कभी ना कभी, है ना। गोबर के जो उपड़े होते हैं, छाने जिनको कहते हैं, कंडे जिनको कहते हैं, इनको एकत्रित करके उसको एक तरह से संग्रहण किया जाता था, क्योंकि बारिश वारिश का टाइम होता तो ईंधन जलता नहीं था, है ना, गीली चीज जलती नहीं थी, आज की तरह गैस कनेक्शन ये तो होते नहीं थे। तो एक तरह से उपड़ों को इकट्ठा करके उनको इस प्रकार संग्रहण किया जाता था, उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बटेवड़े। एक शब्द है मतंग। मतंग लकड़ी का एक उपकरण है, पगड़ी बांधने के लिए लकड़ी का एक उपकरण यूज लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं मतंग। एक है बटकाड़े, एक दो शब्द मैं आपको और बता देता हूं। लकड़ी के ठप्पे, कपड़ों पे प्रिंटिंग के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि मेड़ों में मेहंदी वेंदी लगवाई होगी तो वो
ठप्पे रंग में भर करके हाथ पे चिपका देते थे, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बटखड़े। उनको क्या कहा जाता है? बटखड़े। तो ये सारी चीज़ें आज हमने लोक चित्रकारी में पढ़ी है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर वेयर कर दीजिए। धन्यवाद।